NCERT क्लास 9 साइंस चैप्टर 9 बल तथा गति के नियम फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन चैप्टर का नाम है। एंड फर्स्ट टॉपिक जो हम लोग को पढ़ना है वो पढ़ना है बल। बल क्या होता है, फोर्स और उसके प्रभाव। तो फोर्स लोअर क्लासेस में भी हम लोग देखे थे कि पुश एंड पुल को फोर्स कहते थे, यानी धक्का देने और खिंचाव। जो रेस्टोरेंट या कहीं भी आप जाते हैं गेट पे लिखा होता है वो बेसिकली बल होता है, यानी धक्का देने या खिंचाव को ही बल कहते हैं। किसी वस्तु की स्थिति में, चाल में, दिशा में या आकार को वो बदल देता है, यानी धक्का या खिंचाव जो है किसी वस्तु की स्थिति, यानी अगर विराम में है तो उसको मोशन में ला देगा और अगर गति में है तो उसको रोक देगा। तो चाल, दिशा, आकार को बदलने वाला या बदलने की कोशिश जो करता है उसी को बल कहते हैं। एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन। एसआई मात्रक किसका, न्यूटन होता है। न्यूटन में ही मेज़र करते हैं कि कितना फोर्स लगा, हम लोग न्यूटन में मेज़र करते हैं। 100 न्यूटन, 10 न्यूटन, 100 न्यूटन, 1000 न्यूटन, जितना भी होता है बल का हमेशा हम लोग ऐसा यूनिट न्यूटन में ही मेज़र करते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बल के प्रकार, टाइप्स ऑफ फोर्सेस। तो 2 टाइप के फोर्सेस होते हैं, असंतुलित बल और संतुलित बल। यानी संतुलित बल बैलेंस्ड फोर्स और दूसरा होता है असंतुलित बल यानी अनबैलेंस्ड फोर्स। जब किसी वस्तु पर लगे सभी बलों का परिणामी बल शून्य होता है। मतलब अगर कोई आपके पास ऑब्जेक्ट है और मान लीजिए आप इधर से भी 100 न्यूटन का धक्का लगा रहे हैं और इधर से भी 100 न्यूटन का धक्का लगा रहे हैं, तो बेसिकली हो क्या रहा है, अगर इस वाले को हम प्लस में मान लें तो +100 आप लगा रहे हैं, फिर इधर वाले को उल्टा डायरेक्शन में है तो माइनस मानना पड़ेगा, माइनस में 100 हो जाएगा तो ये कितना आ जाएगा, ये कहीं ना कहीं कैलकुलेट होकर 0 न्यूटन आ जाएगा। यानी जब दोनों तरफ से सेम फोर्स वर्क करता है तब संतुलित बल कहा जाता है उसको, यानी उसके टोटल जो परिणामी बल आएंगे, सभी बलों का परिणामी बल जो होगा कैलकुलेशन में वो शून्य हो जाता है। इसीलिए संतुलित बल में वस्तु में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी संतुलित बल वस्तु की गति की अवस्था को नहीं बदलता है। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कि संतुलित बल चूँकि देख के तो लग रहा है कि फोर्स लग रहा है, लेकिन दोनों तरफ से, हर तरफ से सेम ही लग रहा है तो उससे कोई इफेक्ट नहीं होगा। रस्साकसी के भी खेल में आप लोग ये देख सकते हैं, या कबड्डी में, या बहुत ऐसा एग्जाम्पल आप ले सकते हैं जहाँ दोनों तरफ से सेम फोर्स लगता है तो वस्तु के स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होती है, केवल आकार बदल सकता है। नौ, अब दूसरा जो टाइप है इसका असंतुलित बल, अनबैलेंस्ड फोर्स। जब किसी वस्तु पर लगे सभी बलों का परिणामी, इसका जस्ट अपोजिट है, परिणामी बल केवल शून्य नहीं होगा। यानी यही जो एग्जाम्पल में हम 100 न्यूटन लिखे थे, अगर हम 90 न्यूटन लिख देते इधर में और उधर 100 ही रहने देते तो होता क्या, इधर वाला 90 अगर हम यहाँ पे प्लस का लिखते तो कैलकुलेशन के बाद जो आंसर आता 90 - 100, यानी ये हो जाएगा आपको -10। -10 हो, +10 हो, कुछ ना कुछ मतलब जो भी हो बच के आ जाए, जीरो ना आए, जीरो के बराबर नहीं आएगा। यानी असंतुलित बल वो बल होती है जब परिणामी बल शून्य नहीं होता है, कैलकुलेशन करने के बाद सभी बलों का जो कैलकुलेशन परिणामी बल होता है वो शून्य नहीं आता है। इस तरह से कुछ ना कुछ फोर्स बच जाता है और उससे वो वस्तु की गति की अवस्था बदलते रहती है या चाल में परिवर्तन होने लगता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है न्यूटन के गति के नियम, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, वेरी फेमस एंड वेरी एक्सपेरिमेंटल। पहला इसमें पार्ट है न्यूटन के गति का प्रथम नियम, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो इसका नियम क्या है कि कोई भी वस्तु जिस पे फोर्स लगता, कोई भी वस्तु अगर रखी हुई है, अगर मान लीजिए रुकी हुई है, रेस्ट में है, रुकी हुई है, तो जब तक फोर्स नहीं लगाएंगे ये हमेशा रुकी हुई ही रहेगी। या अगर कोई वस्तु चल रही है, अगर वस्तु चल रही है और जब तक फोर्स नहीं लगाएंगे ये रुकेगा नहीं। मतलब आपको हमेशा उसको विराम अवस्था में है तो रोकने, चलाने के लिए, और अगर सरल रेखा में गति में है तो उसको रोकने के लिए कोई बाह्य बल चाहिए ही चाहिए। और ध्यान रखना है कि बाह्य बल हमारा असंतुलित बल होगा, मतलब वैसा फोर्स होना चाहिए कि जिसका परिणाम शून्य ना हो। जैसे अभी जस्ट बता रहे थे, अगर मान लीजिए रुकी हुई है और अगर 100 न्यूटन का फोर्स इधर से हम लगा देते हैं तो इधर की तरफ ये चलने लगेगी, लेकिन अगर दोनों तरफ से लगाते तब भी वो रुकी हुई रहती, यानी परिणामी बल कुछ ना कुछ आना चाहिए, ज़ीरो नहीं आना चाहिए।
यानी प्रत्येक वस्तु अपनी विरामावस्था या सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में बनी रहती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य असंतुलित बल कार्य न करे। यानी अगर बाह्य असंतुलित बल कार्य करती है तो वो फिर अपना अवस्था चेंज कर लेगा। यानी अवस्था तब तक नहीं बदलेगा जब तक असंतुलित बल कार्य नहीं करे उस वस्तु पे कोई। तो ये तो था न्यूटन की गति का प्रथम नियम। इसी से आता है जड़त्व का नियम। अब है जड़त्व का नियम, लॉ ऑफ इनर्शिया। जड़त्व होता क्या है? तो जड़त्व को हम समझने के लिए बहुत अच्छा एक एग्जांपल दे रहे हैं, लेजीनेस। जैसे लेजी कोई व्यक्ति होता है, कब होगा लेजी कोई व्यक्ति? जब उसकी मास ज़्यादा होगा। दैट मीन्स उसका अगर मास ज़्यादा है तो उनको काम करने का मन नहीं करेगा, हमेशा लेजीनेस जैसा फील होगा। तो इसको भी, जड़त्व को भी मास से ही मतलब होता है कि किसी वस्तु का वो स्वाभाविक गुण है जो विराम अवस्था या एक समान गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है। जैसे अगर कोई चीज़ चल रहा है तो वो चाहेगा हमेशा चलते रहें, और अगर रुका हुआ है तो वो चाहेगा हमेशा वो रुका हुआ रहे जब तक कि बाहर से फोर्स ना लगे। ये कहीं ना कहीं प्रथम नियम का ही एक पार्ट है, प्रथम नियम का ही एक्सप्लेनेशन है। तो जड़त्व का नियम जो है, मतलब जड़त्व का नियम जो है वो ये है कि कोई चीज़ चल रहा है तो वो चाहेगा हमेशा चलते रहें, अगर रुका हुआ है तो वो चाहेगा हमेशा रुका हुआ रहे। तो इसी चीज़ को जड़त्व कहते हैं। जड़त्व का द्रव्यमान के साथ, अभी जस्ट एक्सप्लेन कर रहे थे कि जड़त्व का द्रव्यमान के साथ सीधा संबंध है कि किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की ही माप है। अगर आप द्रव्यमान बढ़ाएंगे तो जड़त्व भी बढ़ जाएगा, जड़त्व भी बढ़ जाएगा। अधिक द्रव्यमान वाली वस्तु का जड़त्व भी अधिक होता है। इसीलिए हम स्टार्टिंग में ही बोले थे कि जड़त्व जो है वो लेजीनेस है, यानी ज़्यादा जो मास वाले लोग होते हैं या जिनका हेल्थ ज़्यादा होता है उनको लेजीनेस ज़्यादा लगता है। उसी तरह जड़त्व में भी मास ज़्यादा होता है तो जड़त्व अधिक होता है ना। इसका उदाहरण बहुत अच्छा है कि चलती बस के अचानक रुकने पर यात्री का आगे की ओर झुकना। यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं अगर चलती बस अचानक रुक जाए। या इसका उल्टा भी हम लोग सोच सकते हैं कि चलते हुए बस में तो आगे की ओर झुकेंगे, लेकिन अगर रुका हुआ बस एकाएक स्टार्ट होकर स्पीड में चलने लगे तो लोग पीछे की ओर झुक जाएंगे। अगर रुका हुआ बस एकाएक आगे बढ़ने लगे या कोई भी गाड़ी आगे बढ़ने लगे तो एकाएक पीछे की ओर हम लोग को धक्का लगेगा। ये कहीं ना कहीं जड़त्व का ही नियम है, क्योंकि हम लोग बस के कांटेक्ट में उसके ही मोशन में होते हैं। या रुका हुआ है तो रुके हुए रहते हैं, या चल रहा है तो चलने के मोशन में होते हैं। और जब एकाएक वो अपना स्थिति परिवर्तन करता है तो हमारा बॉडी का नीचे वाला पोर्शन जो होता है पैर सहित, वो क्या होता है कि मोशन में आ जाता है, लेकिन ऊपर वाला पोर्शन तो फ्री रहता है, तो उसमें झटका लगता है थोड़ा सा। तो ये तो था जड़त्व का नियम और न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है न्यूटन का गति का द्वितीय नियम, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। इसको समझने के लिए सबसे पहले हमको मोमेंटम समझना होगा। मोमेंटम क्या होता है? तो मोमेंटम को पी से लिखते हैं और मास इनटू जो वेलोसिटी होता है वो मोमेंटम होता है। मास तो अदिश राशि है, लेकिन भी जो है वो सदिश राशि है, इसीलिए ये भी सदिश राशि हो जाता है। जब भी हम किसी वर्ड पे, किसी लेटर पे, किसी राशि पे हम एरो का सिंबल देते हैं, दैट मीन्स वो सदिश राशि, यानी ये वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी मतलब इसमें परिमाण भी होगा और दिशा भी होगा। तो मोमेंटम क्या है? मास कोई भी चीज़ का और उसकी वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करते हैं, गुना करते हैं, तो मोमेंटम आ जाता है। ये एक सदिश राशि है। जैसा कि देखिए मास और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करते हैं इसलिए इसका एसआई मात्रक भी क्या होगा? किलोग्राम मल्टीप्लाई बाय मीटर इंटू सेकेंड, मीटर डिवाइडेड बाय सेकेंड, यानी केजी फिर मल्टीप्लाई में मीटर बाय सेकेंड। केजी हम मास के लिए लिए थे और मास के लिए केजी यहाँ लिख रहे थे, और वेलोसिटी के लिए मीटर पर सेकेंड। तो ये हो जाता है केजी मीटर पर सेकेंड, ऐसा कुछ आता है। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या है? न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या है? तो इसमें है क्या कि फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा चेंज इन मोमेंटम के। चेंज इन मोमेंटम मतलब कि जैसे m इंटू भी तो होता था मोमेंटम, तो बाद वाला जो अंतिम वेग जो है में से प्रथम वेग घटाएंगे यानी mu घटाएंगे तो ये चेंज इन मोमेंटम हो जाएगा। और इसी के रेट के बराबर होता है फोर्स, यानी फोर्स जो होगा इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं एम भी माइनस एम यू बाई टी। इसी को अगर हम m
कॉमन करके v माइनस यू बाई टी कर लें तो आपको पता होगा लोअर क्लासेस से पढ़े थे कि एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या होता है, v माइनस यू बाई टी होता है। तो इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं कि m इंटू ए, यही हो जाता है न्यूटन का सेकेंड लॉ। यही हो जाता है न्यूटन का सेकेंड लॉ, F इज इक्वल टू एम ए, यानी मास इंटू एक्सेलरेशन जो होता है वो फोर्स के बराबर होता है। इसको कैसे समझे कि फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चेंज इन मोमेंटम के, यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम यानी एम भी, यानी बाद वाला स्पीड जो है में से एम यू पहले वाले स्पीड के साथ मास को मल्टीप्लाई किए हैं डिवाइडेड बाई टी। तो इसको अगर m को कॉमन कर लें तो v माइनस यू बाई टी हो जाएगा, और v माइनस यू बाई टी जो है आपको पता है ऑलरेडी ये क्या है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है। तो m इंटू ए लिख सकते हैं, यानी फोर्स जो होता है मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर होता है। ये एक तरह का डिराइवेशन भी है। डिराइवेशन अगर करने के लिए आए तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि सेकेंड लॉ का डिराइवेशन F इज़ इक्वल टू एम ए होता तो है, लेकिन कैसे आता है, कहाँ से आता है, इसको हम लोग करने के लिए ऐसे पूरा प्रोसेस है ना। तो यही है नियम में लिखा हुआ है, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर जो होती है, यही हम लिख रहे थे कि डेल पी बाई टी जो लिख रहे थे वो उस पर लगाए गए असंतुलित बल के समानुपाती होती है, यानी F के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था। और संवेग परिवर्तन की दिशा जो होती है वही होती है जो बल की दिशा होगी, यानी बल अगर आपका फोर्स अगर आपका इधर जा रहा है तो संवेग परिवर्तन भी इसी दिशा में होगी। तो ये दोनों सेम है और दोनों वेक्टर क्वांटिटी है ना। इसमें गणितीय सूत्र जो आता है वो जो लास्ट में हम लोग डिराइव किए थे m इंटू ए, यानी फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ये आता है। तो फाइनल रिजल्ट हम लोग को यही याद रखना है, फोर्स इज इक्वल टू यानी F इज इक्वल टू m इंटू ए जो है इसमें वो वेक्टर क्वांटिटी है, m तो सिंपल मास है। अब चलिए उदाहरण देखते हैं इसका। तो उदाहरण में सबसे पहला हमारा है क्रिकेट खिलाड़ी का गेंद को लपकते समय अपने हाथों को पीछे खींचना। ये ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि संवेग के परिवर्तन के समय को बढ़ाने से उन पर जो है बल कम लगता है, यानी चोट कम लगता है उनको। तो बहुत जगह पे इसका एग्जांपल देख सकते हैं कि संवेग के टाइम को वो बढ़ा देते हैं, अगर संवेग परिवर्तन के समय को जो बढ़ाते हैं इससे क्या होता है कि उनको बल कम लगता है, चोट भी कम लगता है। नाउ अब आते हैं न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन पे। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन नियम क्या होगा इसका, सिंपल सा बहुत सिंपल है ये कि किसी भी चीज़ पे जो फोर्स लगता है ना वो पेयर में फोर्स लगता है, और जो ए बी पे फोर्स लगाएगा यानी एफ ए बी जो होगा वो माइनस एफ बी ए के बराबर होगा। इसको समझिए पहले कि ए मान लीजिए है और ये बी है, ए जो है बी पे जो फोर्स लगाता है उसका सेम वैल्यू बी द्वारा भी लगाया जाएगा, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होगा। यानी हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि प्रत्येक क्रिया जो होती है एक्शन के लिए सदैव एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया यानी रिएक्शन होती है। क्रिया और प्रतिक्रिया जो है बल हमेशा दो अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करते हैं। क्रिया और प्रतिक्रिया दो अलग अलग वस्तु यानी पेयर में ये वर्क होता है। तो प्रत्येक कार्य के लिए एक विपरीत और समान प्रतिक्रिया यानी एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ऐसा कुछ नियम है। और उदाहरण इसका क्या हो जाएगा, बंदूक से गोली चलाने पर, बंदूक से जब गोली चलता है ना तो पीछे की ओर झटका लगता है, क्योंकि बंदूक से गोली जब चलती है तो बंदूक मान लीजिए लेट्स अज्यूम ये एक मान लीजिए बंदूक है, तो गोली अगर निकलता है, मान लीजिए एक बंदूक है, गोली निकलेगा तो आगे की ओर निकलेगा, तो झटका इसके अपोजिट पीछे में लगेगा हम लोग को। तो जस्ट वही है कि प्रत्येक क्रिया के विपरीत और समान प्रतिक्रिया होती है। अब इसके सेकेंड एग्जांपल में है तैराक द्वारा पानी को पीछे धकेलना और पानी द्वारा तैराक को आगे धकेलना। जैसे हम लोग तैरते हैं तो हम लोग क्रिया क्या करते हैं, पानी को पीछे धकेलते हैं, केवल हम लोग क्रिया करते रहते हैं कि पानी को पीछे बार बार धकेलते रहते हैं। इसके अपोजिट में क्या हो जाता है कि हम लोग को पानी जो है आगे धकेल देता है, इस तरह से हम लोग तैरने लगते हैं। चलने में भी हम लोग यही यूज़ करते हैं कि हम ज़मीन को पीछे धकेलते हैं, क्रिया हमारी होती है, और प्रतिक्रिया क्या होती है कि ज़मीन हम लोग को आगे धकेल देता है। इस तरह से हम लोग चल पाते हैं ना। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा है संवेग संरक्षण का सिद्धांत, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम तो पहले पढ़ चुके हैं,
पी क्या होता था, एम इंटू भी, यानी मास और वेलोसिटी के मल्टीप्लाई को मोमेंटम कहते थे। तो यहाँ नियम क्या है, यदि दो या दो से अधिक वस्तुओं पर कोई बाह्य असंतुलित बल कार्य नहीं कर रहा है तो टक्कर से पहले यानी कॉलिजन से पहले और टक्कर के बाद जो है कुल संवेग अपरिवर्तित यानी संरक्षित रहता है। मतलब सिंपल है कि अगर कोई चीज़ है और दो या दो से अधिक वस्तुओं पर कोई बाह्य बल असंतुलित बल कार्य नहीं कर रहा हो, मतलब दो चीज़ अगर टक्कर कर रही है, मान लीजिए कैरम बोर्ड हम लोग खेलते हैं, स्ट्राइकर से कोई गोटी को हिट करते हैं, तो दोनों के ऊपर जो है बाह्य बल अगर कार्य नहीं कर रहा है तो दोनों को टक्कर से पहले जितना संवेग होगा यानी पी इनिशियल जो होगा वो पी फाइनल के बराबर होगा। मोमेंटम दोनों तरफ बराबर होगा, पी शुरू में जो मोमेंटम होगा वही पी फाइनल मोमेंटम हो जाएगा। तो इसका लाइन क्या है, नियम, यदि दो या दो से अधिक वस्तुओं पर कोई बाह्य असंतुलित बल जब तक कार्य नहीं करती है तो टक्कर के पहले, यही जस्ट बता रहे थे, टक्कर के पहले और टक्कर के बाद कुल संवेग अपरिवर्तित यानी कंजर्व रहता है। अर्थात किसी विगलित निकाय यानी आइसोलेटेड सिस्टम उसको कहते हैं जिस पे बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा है और उसका कुल संवेग हमेशा संरक्षित रहता है, कंजर्व रहता है, कांस्टेंट रहता है। इसका फॉर्मूला m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2 होता है। कोई दो चीज़ है, मान लीजिए उसका शुरुआत का दो मास अलग अलग है। अभी जो कैरम के स्ट्राइकर की बात कर रहे थे, मान लीजिए स्ट्राइकर है और ये सिंपल कोई ब्लैक वाला क्वाइन है, तो ये मान लीजिए इसका मास m1 है और इसका m2 है। तो आप कॉलिजन के पहले ये जो टकरा रहा है u1 और u2 वेलोसिटी से चल रहा होगा और कॉलिजन के बाद ये कहीं दूर होगा, तो फिर इसका क्या कंडीशन होगा कि m1 के साथ v1 लिखे थे और प्लस m2 के साथ v2 लिखे थे। यानी हो सकता है स्ट्राइकर आके रुक जाए और गोटी कुछ और आगे चला जाए, यानी कॉइन हमारा बहुत आगे चला जाए। अभी ये चल रहा था स्ट्राइकर तो कॉइन रुका हुआ था, फिर स्ट्राइकर रुक जाएगा टकराने के बाद तो कॉइन चलने लगेगा। इस तरह से आप समझ सकते हैं कि जो टकराने से पहले का संवेग होता है टकराने के बाद के संवेग के बराबर होता है। जहाँ u जो है टक्कर से पहले का वेग है, u क्या है, टक्कर से पहले का वेग है, और v क्या है, टक्कर के बाद का वेग है। तो ये दोनों ध्यान रखना है। वैसे भी u हमेशा प्राथमिक वेग होता है, v हमेशा फाइनल यानी अंतिम वेग होता है। अनुप्रयोग, यह नियम रॉकेट नोदन यानी रॉकेट प्रोपल्सन के लिए भी वर्क में अप्लाई होता है ये, और बंदूक का प्रतिक्षेप यानी रिकॉइलिंग स्पीड के लिए टक्करों के विश्लेषण में भी लागू होता है। हर जगह इस संवेग के संरक्षण का नियम जो है वर्क करता है। This is all topic about this chapter. A lot of thanks. Now completed this chapter. A lot of thanks for watching, subscribing, liking, sharing my videos. A lot of thanks for supporting me. Thanks again and again.